यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। रॉयल प्रिंसेस क्रूज की डिनर पार्टी में कार्तिक ने डायरेक्टर मेहरा का ऑफर ठुकरा दिया था। पर कार्तिक डायरेक्टर अविनाश का बहुत समय से फैन था। अविनाश आर्ट मूवीज का एक फेमस डायरेक्टर है, पर इस बार अविनाश एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। उसने एक साइंटिफिक फिक्शन की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 100 मिलियन थी। कार्तिक ने उसको 200 मिलियन ऑफर किए। कार्तिक ने उसे कहा कि उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर के अंदर सबसे पहली फिल्म अविनाश की ही होगी। पूरे क्रूज में यह बात फैल चुकी थी कि कार्तिक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डायरेक्टर मेहरा को ये बात बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि इस वक्त शिप पर वेंकटेश्वर अन्ना का बड़ा बेटा राजन भी है। उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा, राजन के यहाँ होने से या ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टर मेहरा ने उसे कहा, बेसिकली मैं उसी से मिलने के लिए यहाँ आया था। वह पहले भी फिल्मों में इन्वेस्ट करता रहा है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि आधा मालदीव्स उसके फादर का ही है, यानी वेंकटेश्वर अन्ना का। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मलेशिया, थाईलैंड जैसी जगहों में उनकी बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। राजन को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर खूबसूरत लड़कियां राजन की कमजोरी रही है। तुम्हें यहाँ पर साथ लाने का रीज़न भी यही था। डायरेक्टर मेहरा की गर्लफ्रेंड ने हैरानी से उससे पूछा, मुझे यहाँ लाने का रीज़न राजन था, यानी आप चाहते हैं कि मैं राजन के पास जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करूं? डायरेक्ट मेहरा ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, तो इसमें गलत क्या है? तुमको आइडिया भी नहीं है कि वह आदमी अगर हमसे खुश हो गया तो 200 मिलियन छोड़ो 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डायरेक्टर मेहरा की गर्लफ्रेंड उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने एक नज़र पलटकर लीज़ा की तरफ देखा। लीज़ा से उसे बहुत ज़्यादा जेलेसी हो रही थी कि कैसे उसके सामने देखते देखते ही लीज़ा को एक बड़ी फिल्म मिल गई। मेहरा और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में राजन को लेकर मंसूबे बना तो रहे थे, पर उनको तो सही हालात पता ही नहीं थे। जिससे मिलने की वह बात कर रहे हैं, वह राजन तो हाथ पैर तुड़वा कर सिटी हॉस्पिटल में कोमा की हालत में पड़ा अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उधर क्रूज की डिनर पार्टी में कार्तिक के आसपास भीड़ बढ़ती जा रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग ने उसे घेर लिया था। हर कोई कार्तिक से अपना इंट्रोडक्शन बढ़ाना चाहता था। सबके दिमाग में एक ही बात थी कि अगर वो कार्तिक की गुड बुक्स में आ गए तो कल को कार्तिक उनके प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ लोग तो बेवकूफ़ों की तरह वहां पर स्क्रिप्ट निकाल कर ही खड़े हो गए। वो लोग कार्तिक को बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि उनके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है और कार्तिक उसमें इन्वेस्ट कर दे। इस बढ़ती भीड़ से कार्तिक को बहुत इरिटेशन हो रही थी। वह बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था और उस भीड़ से पीछा छुड़ाकर कहीं भाग जाना चाहता था। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुजूम ऐसे पागल क्यों हुआ जा रहा है। 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फिल्म इंडस्ट्री में एक आम बात है, फिर लोग इस तरह उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? पर बात सिर्फ 200 मिलियन की नहीं थी। लोगों को कार्तिक की मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। लोगों को ये समझ आ गया था कि कार्तिक एक्सट्रीमली रिच है। वह जिसकी चाहे जिंदगी बदल सकता है। जब एक आर्ट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के अटपटे से साइंटिफिक फिक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूं चुटकियों में 200 मिलियन निकाल सकता है, फिर तो पता नहीं वह कितने लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इतनी सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों के बीच में अचानक कार्तिक की नज़र के आगे एक विजिटिंग कार्ड आया। बहुत सारे लोग उसकी नज़र के आगे अपने अपने विजिटिंग कार्ड दिखा रहे थे कि कार्तिक किसी का तो ले ले और कार्तिक की उससे बातचीत शुरू हो सके। इन सारे विजिटिंग कार्ड में से कार्तिक ने एक विजिटिंग कार्ड पकड़ लिया। वो विजिटिंग कार्ड एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी का था। कार्तिक ने कार्ड हाथ में लेकर नज़र उठाकर देखा।
उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर कार्तिक। मैं एक शिप बिल्डिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी शिप्स के साथ साथ स्पेशली कस्टमाइज्ड यॉट्स भी बनाती हैं। कल यहाँ पर एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जिसमें हमारी सारी स्पेशल यॉट्स आप देख सकते हैं। कार्तिक ने उस आदमी को पूछा, कल किस समय है यह एग्जीबिशन? उस आदमी ने आगे आकर कहा, सर माय नेम इज़ विराज मलिक। यह एग्जीबिशन कल मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगी। दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स इस एग्जीबिशन में शोकेस करेंगे। अगर आप आएंगे तो मैं आपको पर्सनली एस्कॉर्ट करूंगा। कार्तिक ने स्माइल करते हुए उसे कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर विराज। मैं कल आऊंगा, 11 बजे का टाइम ठीक रहेगा। विराज ने कार्तिक को कहा, एब्सोल्यूटली सर। मैं आपको समय से लेने पहुंच जाऊंगा। कल मिलते हैं। अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच सर। कहकर वो जाने लगा तो कार्तिक ने उसे कहा, मिस्टर विराज आप मत आइएगा। मैं खुद पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ और भी कई लोग होंगे, बट डोंट वरी मैं समय से पहुंच जाऊंगा। विराज ने कार्तिक को कहा, ओके सर, जैसा आप चाहें। विराज ने जब से यह शिप बिल्डिंग कंपनी ज्वाइन की थी, कंपनी ने बहुत तरक्की की है। विराज इस मामले में बहुत टैलेंटेड है कि उसे कब किसे अप्रोच करना है। जब उसने कार्तिक को यहाँ पर 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इस तरह मूवी में करते देखा, वह तभी समझ गया था कि कार्तिक जरूर यॉट खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। कार्तिक जैसे बिलियनियर अपने प्राइवेट यॉट, प्राइवेट जेट रखते ही हैं। उधर रॉयल प्रिंसेस क्रूज की पार्टी अब ओवर होने वाली थी। रॉयल प्रिंसेस क्रूज का भी मालदीव्स में यह आखिरी दिन था। अगले दिन सुबह क्रूज यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ से सेल कर जाने वाला था। सब लोग एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे, जो इस पार्टी में पहली बार मिले थे या फिर बहुत समय बाद मिले थे। कार्तिक भी होटल वापस आ गया था। सारी लड़कियां भी बहुत थक चुकी थी। सब अपने कमरों में सोने चले गए थे। रिद्धिमा को अभी तक भी यही लग रहा था कि कार्तिक ने उन लोगों के लिए ही इस फिल्म में 200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। वह भी हीरोइन बनने के ख्वाब देखते हुए सोई थी। अविनाश भी बहुत खुश था कि उसको अपनी रिस्क टेकिंग स्क्रिप्ट के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टर मिल गया है। लीजा के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंटी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका इतना बड़ा जैकपॉट लग गया है। लीजा की आंटी भी अपने टाइम में एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम कर चुकी थी। किसी जमाने में लीजा की मां ने उनकी बहुत मदद की थी, इसलिए ही वो अब लीजा को सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। पार्टी के बाद लीजा ने आंटी को उनके घर ड्रॉप किया और अपने रूम की तरफ चल दी। वो वर्किंग वूमन हॉस्टल का रूम एक लड़की के साथ शेयर करती थी। तंगी के दिनों में उस लड़की ने भी लीजा को बहुत सपोर्ट किया है। लीजा जब वहां पर पहुंची तो ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी। उस लड़की ने दरवाजा खोलते हुए कहा, ओह माय गॉड, तुम तो पूरी रात ही शिप पर लगा कर आई हो। मैंने 1 बजे तक तो इंतजार किया, फिर मैं समझ गई कि तुम तो सुबह ही आओगी। लीजा ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, अर्शिया तुम सोच भी नहीं सकती आज क्या हुआ क्रूज पर। उसकी दोस्त अर्शिया उसकी खुशी देखकर हैरान थी। उसने सरप्राइज होते हुए पूछा, किसी फिल्म में कोई रोल मिल गया है क्या? लीजा ने खुश होते हुए कहा, बस किसी फिल्म में कोई रोल नहीं बल्कि 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से बनने वाली फिल्म में मेन लीड हीरोइन का रोल मिला है मुझे। इस बार तो अर्शिया भी दंग रह गई। फिर उसने लीजा को कहा, कुछ भी बोल रही है? लगता है आज ज्यादा पीकर आ गई है तू। ये सच नहीं हो सकता। मजाक करने को भी मैं ही मिली हूं क्या? सुबह होने वाली है, उठपटांग ख्वाब देखने बंद कर और आकर सो जा। लीजा ने उसे फिर से हक करते हुए कहा, कोई नहीं पी है मैंने, और यह उठपटांग ख्वाब नहीं है। सच बता रही हूं तुझको, कोई कार्तिक मित्तल है। दिल्ली से क्रूज पर आया हुआ था। तूने डायरेक्टर अविनाश का नाम तो सुना ही है ना? अर्शिया ने हैरानी से पूछा, वही अविनाश जिसकी फिल्म ने कुछ समय पहले नेशनल अवार्ड भी लिया था? लीजा ने उसे कहा, हाँ वही।
बॉक्स ऑफिस पर उसकी फिल्में चाहे कमाल ना दिखा पाए पर डायरेक्टर वो बहुत कमाल का है। इस बार कोई साइंटिफिक फिक्शन मूवी बनाना चाहता है, अपने पिछले कामों से बिल्कुल अलग। कार्तिक मित्तल कोई बहुत बड़ा बिलियनियर है। उसने अभी नई नई एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की है। वो अविनाश के काम का फैन है। उसने अविनाश की फिल्म में इन्वेस्ट करना एक्सेप्ट कर लिया है और उसने कहा है कि हीरोइन उस फिल्म में मैं ही रहूंगी। इनफैक्ट उस कार्तिक मित्तल से बात करने से पहले ही अविनाश ने मुझसे बात कर ली थी फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए। एक तरह से यह अच्छा ही हुआ, वरना सबको लगता कि मैंने पैसे के लालच में रोल झपटा है। लीजा खुशी के मारे नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। अर्शिया को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि लीजा कोई कहानी सुना रही है, पर जिस तरह से लीजा ने की डिटेल्स दी, अर्शिया समझ गई थी कि सब कुछ सच में हुआ है। अर्शिया ने लीजा को कहा, क्या यार तेरी तो किस्मत खुल गई। जब तू बड़ी स्टार बन जाए तब मुझे भूल मत जाना। अर्शिया भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत समय से ट्राई कर रही थी, पर छोटे मोटे रोल्स के अलावा उसे कभी कुछ खास मिल नहीं पाया था। लीजा ने बहुत प्यार से अर्शिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, काश आज तुम भी मेरे साथ चलती। अर्शिया ने लीजा को कहा, मेरे पास कहाँ था 1 लाख रुपए टिकट के लिए। चली भी जाती तो क्या होना था, मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ। मुझे कौन फिल्म में लेना चाहेगा। लीजा ने हैरानी से कहा, सिर्फ 29 साल की हो तुम। बूढ़ी कहाँ से हो गई। अर्शिया ने हंसते हुए बोला, फिल्म इंडस्ट्री में 29 साल बुढ़ा ही होता है। 2 दिन बाद मैं 30 की हो जाऊंगी। मेरे लिए इंडस्ट्री में अब बस बड़ी बहन के रोल ही बचे हैं। खैर छोड़ो मेरी बात पर, तुम जब बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी तब मुझे भूल मत जाना। अब आओ और थोड़ी देर सो जाओ। मैं भी थोड़ी देर और सो जाती हूँ, फिर मुझे काम पर निकलना है, कहकर अर्शिया वापस बेड पर जाकर लेट गई। लीजा उसे देखते हुए सोचने लगी, कार्तिक बहुत अच्छा इंसान मालूम होता है और अविनाश सर भी बहुत पोलाइट है। मैं एक बार उनसे बात जरूर करूंगी, क्या पता अर्शिया को इसी मूवी में ही कोई चांस मिल जाए। वैसे भी बाद का किसने देखा है, फिल्म में चाहे 200 मिलियन लगे चाहे 400 मिलियन। बड़ी बड़ी फिल्में भी इतनी बुरी तरह फ्लॉप होती हैं कि कोई नहीं बता पाता कि क्या वजह हुई। मैं इस बार ही अर्शिया के लिए बात जरूर करूंगी, उसके बहुत एहसान है मुझ पर। बुरे समय में अर्शिया ने बहुत साथ दिया है मेरा। यही सोचते सोचते लीजा भी सो गई। अगले दिन होटल में सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। ब्रेकफास्ट के बाद उस टूर गाइड ने अनाउंस किया कि आज उसके पास सब लोगों के लिए 2 प्लान्स है। पहला तो ये कि यहाँ पर बहुत बड़ी इंटरनेशनल यॉट एग्जीबिशन होने वाली है। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो एक ग्रुप उनका बनाया जाएगा, और दूसरा ऑप्शन है मालदीव्स के दूरदराज के आइलैंड्स पर सीनिक ब्यूटी देखने जाना। आज हमने 2 बसेस अरेंज की है, जिसको जो पसंद हो दोनों में से वो चूज कर सकता है। टूरिस्ट गाइड की बात सुनकर उस कॉलेज के लड़के अमर की गर्लफ्रेंड शीना एकदम से चहकते हुए बोली, वाह, यानी कि हम आज लग्जूरियस यॉट पर भी जा सकते हैं, वहाँ की चीजें एंजॉय कर सकते हैं। टूर गाइड ने कहा, यह मैं अभी नहीं बता सकता कि यॉट की फैसिलिटी कितनी अवेलेबल होगी। जो कंपनीज वहाँ एग्जीबिशंस में आती हैं, उनमें से कुछ का इस तरह का ऑफर होता है कि आप एक शॉर्ट ट्रिप ले सकते हैं, पर वह भी मोस्ट ऑफ द टाइम पेड और कंडीशंस के साथ होता है। ये सब कुछ तो वही जाकर पता चलेगा। हाँ, यॉट्स को आप अंदर से देख सकते हैं, जो कि आम दिनों में अलाउड नहीं होता। वहाँ सारी सुपर लग्जरी यॉट हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में बिलियनर्स के पास ही होती है। उन्हें अंदर से देख पाना भी अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ झंझोड़ते हुए कहा, मुझे तो इसी एग्जीबिशन में जाना है और यॉट राइड भी इंजॉय करनी है। टिकट भी होगा तो हम लोग ले लेंगे, पर वही चलेंगे। अमर एक बार फिर हताश हो गया कि कल रात कितनी मुश्किल से उसे कुछ पैसे वापस मिले थे, जिनसे वह अपने कॉलेज की फीस देने वाला था। ऐसा ना हो कि ये लड़की वो पैसे फिर से खर्च करा दे। उस टूरिस्ट गाइड की बात सुनकर कार्तिक ने अपने पूरे ग्रुप को कहा,
मैं तो यॉट एग्जिबिशन ही देखने जाऊंगा। बाकी आप सब लोगों को कोई कंपल्शन नहीं है। आप लोग अगर सीनिक ब्यूटी के लिए जाना चाहते हैं तो दूसरी बस से जा सकते हैं। कार्तिक का अंदाजा सही था। मैक्सिमम लड़कियों ने यॉट एग्जीबिशन के लिए मना कर दिया। उन लोगों का इंटरेस्ट आइलैंड की सीनिक ब्यूटी और वहां की लोकल मार्केट देखने में था। कार्तिक के साथ बहुत कम लोगों ने आने के लिए हाँ किया। वैसे भी उन लड़कियों ने यही सोचा कि यॉट देखकर वह करेंगे भी क्या। क्रूज तो देख ही लिया है, उनके लिए तो सब कुछ एक जैसा ही है। मालदीव आइलैंड्स दोबारा नहीं आ पाएंगे, इससे तो बेहतर है ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को घूम लें। यहाँ तक कि साशा और कियारा ने भी यॉट एग्जीबिशन के लिए मना कर दिया। पर सरप्राइजिंगली रिद्धिमा और कविता कार्तिक के साथ चल रहे थे। मैगी ने तो हर जगह कार्तिक के साथ जाना ही था। विवेक भी कार्तिक के साथ एग्जीबिशन ही चल रहा था। उसने सोचा कल रात क्रूज पर तो फोटोग्राफ्स नहीं ले पाया। लग्जरी यॉट पर फोटोग्राफी करना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा। जब वो सब लोग जा रहे थे तब विवेक ने कार्तिक से पूछा, बॉस आप वाकई डायरेक्टर अविनाश की फिल्म में 200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं? कार्तिक ने विवेक को कहा, हाँ सारी बातें तय हो चुकी है। एक बार अविनाश पूरी प्रोजेक्ट डिटेल्स फाइनल कर लेंगे तब उस बारे में हम मीटिंग रखेंगे। कार्तिक ने जब ये कहा तो विवेक अजीब सा उदास दिखने लगा। कार्तिक ने विवेक से पूछा, कोई दिक्कत है? कुछ कहना चाहते हो? विवेक ने उसके बाद कार्तिक को कुछ ऐसा कहा जो कार्तिक के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मालदीव आइलैंड्स पर आज कार्तिक और उसके ग्रुप का दूसरा दिन था। पिछली रात को क्रूज की पार्टी पर कार्तिक ने डायरेक्टर अविनाश की फिल्म में 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देने के लिए एग्री कर लिया था। वहीं पार्टी में एक शिप बिल्डिंग कंपनी के मैनेजर विराज मलिक ने कार्तिक को कांटेक्ट किया था और मालदीव्स में लगने वाली यॉट इंटरनेशनल एग्जीबिशन में इनवाइट किया था। अगले दिन होटल में मॉर्निंग में टूर गाइड ने भी ट्रिप के लिए यह इवेंट एक ऑप्शन में रखा। बहुत सारे लोग सीनिक ब्यूटी देखने के लिए चले गए और कुछ लोग यॉट एग्जीबिशन के लिए इंटरेस्टेड थे। यॉट एग्जीबिशन पर कार्तिक के साथ मैगी, कविता और रिद्धिमा भी जा रहे थे। बाकी सब लोग आइलैंड पर घूमने निकल गए। कार्तिक के साथ वह फोटोग्राफर विवेक भी एग्जीबिशन में ही चल रहा था। उसने कार्तिक से पूछा कि क्या आपने सच में अविनाश की फिल्म में 200 मिलियन इन्वेस्ट किया है? जब कार्तिक ने उसे हाँ कहा तो वह अजीब सा कंफ्यूज देखने लगा। कार्तिक ने उससे पूछा, क्या वो कुछ कहना चाहता है? कोई दिक्कत है क्या? तब विवेक ने कार्तिक को बोला, दिक्कत कुछ नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि अगर इस फिल्म को शूट करने के लिए एज ए कैमरामैन मुझे काम मिल सकता तो। कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, फोटोग्राफी करना अलग बात है और मूवी शूट करना बिल्कुल अलग। तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर सकते हो? विवेक ने कार्तिक को कहा, बॉस इनफैक्ट मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्पेशलाइजेशन फिल्म शूटिंग में ही है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई धन का काम मिला ही नहीं और फिर मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेने बंद कर दिए और यूं ही फोटोग्राफी में टाइम पास करने लगा। कार्तिक ने विवेक को कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर तुम्हारा काम अविनाश जी को पसंद आना चाहिए। मुझे तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। मिस्टर अविनाश को सही लगेगा तो तुम भी ज्वाइन कर लेना। कार्तिक की बात सुनकर विवेक बहुत खुश हो गया। उसने कार्तिक को कहा, थैंक यू सो मच बॉस। मुझे यकीन है कि मिस्टर अविनाश को मेरा काम पसंद आएगा। इसके अलावा मुझे पोस्ट एडिटिंग का काम भी आता है और वह भी बहुत एफिशिएंटली। पर कार्तिक ने इस बार विवेक को कुछ ऐसा कहा कि विवेक एकदम शॉक्ड ही रह गया। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक कुछ ऐसा कह देगा। कार्तिक ने विवेक को ऑफर दिया, अगर तुम एफिशिएंटली काम कर पाए और अविनाश को तुम्हारा काम पसंद आ गया तो मैं तुम्हें अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में भी परमानेंट रख लूंगा। कार्तिक की बात सुनकर विवेक बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसको उम्मीद नहीं थी कि फाइनली कार्तिक उसे कंपनी में जॉब देने के लिए मान ही जाएगा। बातों बातों में ही वो लोग उस सी शोर पर पहुंच गए जहां पर वो यॉट एग्जीबिशन कंडक्ट हो रही थी। जैसे ही सब बस से उतरे, सामने का स्पेक्टाकुलर नज़ारा देखकर हैरान रह गए। एक से एक क्लासिक सुपरमॉडल यॉट्स वहां पर स्ट्रीमलाइन थी। यॉट पर होने वाली एक्टिविटीज़ के हिसाब से वहां पर टिकट सेलिंग भी हो रही थी।
टूर गाइड लोगों को समझा रहा था कि किस एक्टिविटी के लिए कहाँ से कांटेक्ट करना है। अमर कार्तिक से दूरी बनाए हुए था। जिस तरह रात को 5 लाख रुपए लेकर उसने कार्तिक इन्फॉर्मेशन किसी को बेची थी, वह अभी भी एम्बैरस फील कर रहा था। हालांकि कार्तिक ने उसे कहा था कि यह कोई बड़ी बात ही नहीं है और इस बात को भूल जाए। उसकी गर्लफ्रेंड शीना तो 5 लाख रुपए लेकर बहुत खुश थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसे दुनिया में अब और किसी बात से मतलब ही नहीं है। कुछ दिन अब ऐश से बिताने के लिए 5 लाख रुपए उसके लिए बहुत है। वह लड़की इतनी पागल थी कि अपने बॉयफ्रेंड अमर को कहने लगी, इतनी खूबसूरत यॉट हैं यहाँ, जब हम कल को शादी कर लेंगे तब तुम मुझे एक यॉट गिफ्ट करना। अमर ने हैरान होकर शीना को कहा, मेरी हैसियत एक धन की कार खरीदने की नहीं है। मैं यॉट कैसे गिफ्ट दूंगा? ये तो एक्सट्रीमली रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे किस्मत में ये सब कहाँ? उस लड़की शीना ने चिढ़ते हुए अपने बॉयफ्रेंड को कहा, कितने यूजलेस हो तुम। अरे थोड़े से मिलियंस ही तो कमाने हैं, उसमें ही बस यॉट आ जाएगी। तुम्हारी तो नियत ही नहीं है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की। उस लड़के ने हैरान होते हुए शीना को कहा, कुछ मिलियंस? तुमको पैसा कमाना मजाक लगता है क्या? शीना ने कहा, इतना मुश्किल भी नहीं है। कल कैसे हमने 5 मिनट में 5 लाख रुपए कमा लिया। अमर ने शीना को बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। रात की बात कुछ और थी। वह लड़का कार्तिक सुपररिच है। हमने जिस तरह उसके इन्फॉर्मेशन दी वह हमारा नुकसान भी कर सकता था, पर उसने हमें जाने दिया। ये तो शुक्र समझो कि किस्मत ने साथ दिया और हम इस बार बच गए, वरना ऐसे उल्टे चक्करों में पड़ने के नतीजे बहुत बुरे होते हैं। शीना ने तुनक कर अमर को कहा, क्या कर लेता वह कार्तिक? एक छोटी सी एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक ही तो है, कोई बहुत ज्यादा रिच नहीं है। अगर सच में सुपर रिच होता तो उसके पास भी अपनी यॉट होती। तुम तो बिना बात ही उससे डरे जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम हो ही डरपोक। शीना की बात सुनकर अमर चुप हो गया। वह समझ चुका था कि यह लड़की इम्पॉसिबल है। ना तो लॉजिकल बात करती है ना ही अक्ल की बात समझती है। इतना तो अमर को भी समझ में आ गया था कि कार्तिक कोई आम इंसान नहीं है और उसकी रियल आइडेंटिटी जो कुछ भी है वह बहुत ही मिस्टीरियस है। उधर एग्जीबिशंस के एंट्री गेट पर कार्तिक को अटेंड करने विराज मालिक खुद आया था। वह एक एक करके कार्तिक को वहां पर खड़ी यॉट्स की क्वालिटीज बता रहा था। कार्तिक चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जब वो सबकी खासियत बता चुका तब कार्तिक ने उसे पलटकर कहा, मिस्टर विराज, आज इस एग्जीबिशंस में कोई भी नया मॉडल नहीं है। सब की सब ओल्ड स्टाइल हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव लग्जरी गुड्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, पर यह डिजाइन्स, यह मॉडल बहुत सालों से मार्केट में है। इनमें नया कुछ भी नहीं है। और जो थोड़ी बहुत चेंजेस आप मुझे बता रहे हैं, वह प्रीवियस डिजाइन्स के थोड़े से एक्सटेंशन है। इंजन, फर्मनेस, इंटीरियर डेकोरेशन और फर्निशिंग बस इन्हीं में स्लाइड चेंज किए गए हैं, बट ऐसा कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं हुआ है जिसको देखते ही मैं कहूं कि वाह, ये तो ली जा सकती है। कार्तिक की बात सुनकर विराज बहुत हैरान हुआ। उसको आइडिया नहीं था कि कार्तिक को यॉट्स का इतना नॉलेज होगा। कार्तिक मुस्कुरा रहा था। वह 6 साल गरीबी में जरूर रहा था, पर उससे पहले उसने ये सारी चीजें इतनी बारीकी से देखी और नोटिस की थी कि उसको इन सब प्रोडक्ट की बहुत डीप जानकारी थी। विराज ने कार्तिक को कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये सारी यॉट्स पुराने मॉडल्स की हैं। इनमें बस थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ही की गई है। पर जो चीज़ आप चाह रहे हैं वह भी यहाँ पर अभी बस पहुँचती ही होगी। असल में वह अपने पोर्ट से चलने में थोड़ा सा लेट हो गई है। आप उसे देखेंगे तो आई एम श्योर आपकी राय हमारी कंपनी के बारे में बदल जाएगी। तभी सामने से एक बहुत ही शानदार लग्जूरियस ह्यूज यॉट आती हुई दिखाई दी। साईफाई फ्लेवर लिए हुए। जैसे जैसे वह यॉट किनारे की तरफ आ रही थी, सब लोग स्पेलबाउंड सिर्फ उस यॉट को ही देख रहे थे। अनडिस्प्यूटेडली वो वहां पर खड़ी सारी यॉट से सबसे खूबसूरत और किंग साइज थी। कोई भी ऑर्डिनरी यॉट 10 से 20 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 40 मीटर की लंबाई की और 2 या 3 फ्लो की होती है।
पर ये यॉट बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसके लंबाई तकरीबन 100 मीटर थी और 20 मीटर चौड़ाई, और इस यॉट में 2-3 नहीं, 6 फ्लोर थे। जब वह यॉट किनारे तक पहुंची तो लोगों जैसे आंखें झपकाना ही भूल गए। एकटक बस देखे जा रहे थे। वहां पर खड़ी सारी यॉट्स के सामने वह एक जायंट रॉयल किंग जैसी लग रही थी। यहां तक कि इस यॉट को देखकर तो कार्तिक भी सरप्राइज था। कार्तिक ने विराज से पूछा, क्या तुम इसी यॉट की बात कर रहे थे? विराज ने बहुत प्राउड फील करते हुए कहा, यस सर, यही वह सुपर लग्जूरियस यॉट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। इसको बिल्ड करने में हमको 3 साल लगे। ये हमारी नई इंटेलिजेंट लग्जरी यॉट है। मेरी कंपनी वेनिस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का लेटेस्ट क्रिएशन है ये। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा ये क्रिएशन नहीं है, ये करिश्मा है। इसमें बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना करने के सारे फीचर्स डाले गए हैं। यह 151 मीटर लंबी है, 36 मीटर चौड़ी है, और इसकी 42 मीटर की हाइट है। इसका वजन तकरीबन 11,000 टन है। 5,000 हॉर्स पावर का इंजन है इसमें। इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट्स है। इकोनॉमिक स्पीड 23 नॉट्स एंड अ रेंज ऑफ 16,000 किलोमीटर। कार्तिक उस सुपर स्पेशलिटी यॉट के फीचर्स सुनकर दंग रह गया था। कार्तिक ने विराज को कहा, दिस इज ह्यूज शिप ब्रो। इसको यॉट नहीं कह सकते। हाँ, प्राइवेट क्रूज शिप जरूर कह सकते हैं। वह यॉट अब उन लोगों के पास किनारे तक पहुंच चुकी थी। विराज ने कार्तिक को कहा, आइए सर, वेलकम टू आवर स्पेशल यॉट। मैं आपको अंदर से यॉट घुमाता हूँ। मुझे पूरा यकीन है जब आप अंदर से इस यॉट को देखेंगे तो इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाएंगे। पर कार्तिक विराज के साथ यॉट की तरफ बढ़ता इससे पहले ही शीना अमर का हाथ पकड़कर तेजी से यॉट की तरफ बढ़ी। अमर, जल्दी आओ, मुझे सबसे पहले इस यॉट को देखना है। विराज ने एकदम से शीना को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी पर यह यॉट कैजुअल विजिट के लिए नहीं है। शीना ने अकड़ते हुए विराज को कहा, क्यों? मेरे पास टिकट है। तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? विराज ने शीना को समझाते हुए कहा, मैम आपके पास जो टिकट है वह ऑर्डिनरी यॉट्स को देखने के लिए है। बट दिस वन इज ओनली फॉर द स्पेशल कस्टमर्स। अमर ने शीना को पीछे खींचते हुए कहा, चलो यहाँ से। क्यों तमाशा कर रही हो? पर शीना को तो अमर की कोई बात सुननी ही नहीं थी। वह विराज से लड़ती हुई बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मेरे टूर गाइड ने कहा है कि मेरी टिकट में सारी यॉट्स को घूमने की परमिशन है। विराज ने इस बार परेशान होते हुए शीना को कहा, मैम आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही है? ये टिकट इस यॉट पर लागू नहीं होती, यह हमारे स्पेशल सुपररिच कस्टमर्स के लिए है। इस यॉट पर लगी छोटी से छोटी चीज भी इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर गलती से भी आपसे कोई स्क्रैच लग गया तो आपके साथ पुश्तों भी उसकी कीमत नहीं चुका सकेंगी। विराज की बात पर शीना इस बार उस पर गुस्से से चिल्लाए और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमको लगता है मैं गरीब हूं और यह बहुत अमीर है? ये कहां से मुझसे ज्यादा अमीर दिखता है? मेरे कपड़े भी इससे ज्यादा एक्सपेंसिव और स्टाइलिश हैं। इस बार तो विराज का भी पारा हाई हो गया। विराज ने भी शीना पर चिल्लाते हुए कहा, मैम अगर आप 1 मिनट में चुपचाप यहाँ से वापस नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लूंगा और वह उठाकर आपको इस पोर्ट से ही बाहर फेंक देंगे। इस सारे तमाशे में अमर की शक्ल ऐसी हो चुकी थी जैसे अभी रो देगा। कार्तिक को उस पर तरस आ गया। कार्तिक ने विराज को रोकते हुए कहा, मिस्टर विराज रुकिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन लोगों को जानता हूँ। आप इन दोनों को यॉट पर जाने दीजिए। फिर कार्तिक ने धीरे से अमर को कहा, अपनी इस पागल गर्लफ्रेंड पर नजर रखना। ऐसा ना हो अंदर कुछ गड़बड़ कर दे। अमर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कार्तिक को कहा, थैंक यू सो मच सर। मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इस लड़की को हैंडल कैसे करूं। अमर की बात पर कार्तिक ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से उसे यॉट में जाने को कहा। पर कार्तिक के इस तरह उन दोनों को यॉट पर ले जाने का कहने पर विराज का मुंह चढ़ गया था। विराज को समझ नहीं आया कि कार्तिक शीना को यॉट पर जाने की हाँ कैसे कर सकता है।
साफ दिख रहा था कि वह बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है। कोई और होता तो विराज इस बात के लिए कभी एग्री नहीं होता। पर कार्तिक उसका पोटेंशियल कस्टमर था। वह कार्तिक को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहा। शीना फटाफट अमर के साथ यॉट में पहुंच गई और बेवकूफ की तरह हर चीज को छू छू कर देखने लगी। कार्तिक ने उस पर से ध्यान हटाते हुए विराज से पूछा, इसका कॉकपिट कहाँ है? विराज ने कार्तिक को कहा, सर इसका कॉकपिट टॉप फ्लोर पर है। इसके सारे ऑपरेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्ड हैं। इसको चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट इसे चलाना एक कार चलाने जितना आसान है। एक और बात सर, इस यॉट पर एक हैंगर और एक हेलीपैड भी पीछे की तरफ बना हुआ है। यानी कि आप इस यॉट पर अपने हेलीकॉप्टर से भी टेक ऑफ और लैंडिंग सकते हैं। इसमें एक और सरप्राइज भी है सर। कार्तिक ने हैरान होते हुए विराज से कहा, ये यॉट है कि जादू का पिटारा? एक के बाद एक सरप्राइजिंग फीचर्स बताए जा रहे हो। विराज ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, सर इसके लोअर डेक में एक छोटी याच और भी है, जो 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। उसकी बात सुनकर इस बार तो कार्तिक बुरी तरह चौंका। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? इस यॉट के अंदर एक और यॉट भी है? विराज ने कार्तिक को कहा, सर स्पेसिफिकली कहें तो यॉट नहीं बल्कि एक छोटा सा सबमरीन है, जिसमें एक बार में 4 लोग आ सकते हैं। उससे आप जब चाहे डीप सी के नज़ारे देखने जा सकते हैं। और हाँ, एक और फीचर भी है सर। इसमें ग्राउंड लेवल पर एक पार्किंग लॉट भी है। यानी आप डायरेक्टली अपनी कार से सीशोर पर इस यॉट के अंदर इन हो सकते हैं। कार्तिक ने शॉक्ड होकर कहा, माय गॉड, ये यॉट है या कोई ट्रांसपोर्ट शिप? उद्धरण चिन्ह। उस यॉट की ब्यूटी देखकर कार्तिक बिल्कुल मेस्मराइज था। विराज ने बताया कि उस यॉट में एक बार में 100 लोग बहुत आराम से आ सकते हैं। कार्तिक ने पलटकर विराज से पूछा, एंड हाउ मच इट कॉस्ट? विराज ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, सर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस 7,000 मिलियन। जब विराज ने यॉट का प्राइस बताया तो शीना जो वहां पीछे ही खड़ी थी उसकी तो चीख ही निकल गई। रिद्धिमा कविता भी आंखें फाड़े विराज को देख रहे थे, जो 7,000 मिलियन के लिए कह रहा था कि ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा अमाउंट है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए विराज को कहा, वाओ, इट्स हेल एक्सपेंसिव ब्रो। उसके बाद कार्तिक ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर विराज भी चकरा गया और आसपास खड़े सब शॉक्ड रह गए। मालदीव्स के आइलैंड पर एक यॉट एग्जीबिशन लगी थी। कार्तिक उस फोटोग्राफर विवेक और अपने ग्रुप की कुछ लड़कियों के साथ यॉट एग्जीबिशन में आया था। उस एग्जीबिशन में विराज मलिक जो एक वर्ल्ड फेमस शिप बिल्डिंग कंपनी का सीनियर मैनेजर था, कार्तिक को खुद एस्कॉर्ट कर रहा था। उसने कार्तिक को अपनी कंपनी की बनाई हुई स्पेशल सुपर लग्जूरियस यॉट दिखाई, जिसके फीचर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। कार्तिक ने जब उसका प्राइस पूछा, तो विराज मालिक ने कहा कि वो यॉट 7,000 मिलियन की है। यॉट का प्राइस सुनकर वहां खड़े सब लोग दंग रह गए, यहां तक कि कार्तिक ने भी कहा, विराज आपकी कंपनी की बनाई हुई ये यॉट नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है, पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स आपकी कंपनी ने इस यॉट में डाले हैं, इतना प्राइस देना वर्थ है। जब कार्तिक ने बोला था कि यह बहुत एक्सपेंसिव है तब विराज को एक बार लगा कि कार्तिक ये यॉट नहीं खरीदेगा। पर अभी कार्तिक ने जिस तरह पॉजिटिव सिग्नल दिए, विराज ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, सर आई एम श्योर आपके लिए यह प्राइस भी कुछ नहीं है। और आप सही कह रहे हैं, जितने फीचर्स इस यॉट में है यकीन कीजिए उस हिसाब से यह बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक बात और सर, हमारी कंपनी की तरफ से इस एग्जीबिशन में एक स्पेशल ऑफर है। इस यॉट के साथ यहाँ पर खड़ी हमारी कंपनी की कोई भी एक मिनी यॉट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए विराज को कहा, इसके साथ कुछ फ्री नहीं भी हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसिडर इट सोल्ड। विराज एकदम दंग रह गया। उसने कार्तिक से पूछा, क्या कहा आपने सर? कार्तिक ने विराज को कहा, तुम्हारी कंपनी की यह यॉट मैंने खरीद ली है। इनफैक्ट मैं सारी पेमेंट भी आज ही ट्रांसफर करवा दूंगा।
कार्तिक की बात सुनकर शीना को तो चक्कर ही आ गया। जब कार्तिक ने कहा था कि यह यॉट बहुत एक्सपेंसिव है तब शीना मन ही मन हंस रही थी। वह सोच ही रही थी कि अभी सबके सामने उस विराज को इंसल्ट करते हुए कहेगी कि तुम इस कार्तिक मित्तल को सुपररिच समझ रहे थे। तुम्हारी यॉट खरीदने की हैसियत तो इसकी भी नहीं है। पर अब जैसे ही कार्तिक ने कहा कि उसने ये यॉट खरीद ली है, शीना को तो आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगा। उसका बॉयफ्रेंड अमर भी धम से वहां पर रखी कुर्सी पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा। मुझे तो पहले ही पता था। यह आदमी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच है। यह जरूर किसी देश का राजा है। वरना इस तरह मिनटों में 7,000 बिलियन की यॉट कौन खरीद सकता है। ऊपर से कह रहा है कि पैसा भी अभी ट्रांसफर कर देगा। मुझे तो लग रहा है मैंने वह इंफॉर्मेशन बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। उधर कार्तिक की इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर वाली बात सुनकर विराज ने बहुत खुश होते हुए कार्तिक से कहा, सर तो मैं इसके पेपर्स रेडी कराता हूँ। कार्तिक ने विराज को कहा, मिस्टर विराज मैं चाहता हूँ, समंदर में पहले इस यॉट से एक राइड लेकर आते हैं। पेपर्स आप वापसी पर बनवाए। उद्धरण चिन्ह। विराट ने खुश होते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, नो प्रॉब्लम। आप ये यॉट खुद चलाएंगे या मैं कैप्टन को बुलवाऊं? उद्धरण चिन्ह। कार्तिक उस समय यॉट के टॉप फ्लोर पर बने कॉकपिट में ही खड़ा था, जिसके चारों तरफ लार्ज फ्रेंच विंडोज थी। बहुत ही स्पेक्टाकुलर व्यू वहां से समंदर का नजर आ रहा था। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए विराज को कहा, अभी आपने बताया न इसको चलाना कार चलाने जितना आसान है। और यहाँ का ऑपरेशन सारा एआई ऑपरेटेड है। तो आई होप कि मैं खुद ही इसे चलाकर देखूं। विराज ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, श्योर सर। थोड़ी ही देर में कार्तिक उस सुपर लग्जरियस यॉट के साथ खुले समंदर में था। 20,000 हॉर्स पावर के इंजन से चलने वाली वो यॉट समंदर में ऐसे स्पीड से जा रही थी जैसे कोई तीर कमान से निकला हो। जितनी तेजी से यॉट आगे बढ़ रही थी उसके अंदर खड़ी सब लड़कियां घबराकर कुछ ना कुछ पकड़ रही थीं क्योंकि उन्हें अपना बैलेंस संभालना मुश्किल हो रहा था। सबके लिए यह बहुत ही डिफरेंट और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। कार्तिक को तो हाई स्पीड पर बहुत ही मजा आ रहा था। यॉट का स्मूथ और शानदार परफॉर्मेंस देखकर कार्तिक ने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। फुल पावर ऑपरेशन इंजन के साथ स्पीड अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रिच कर चुकी थी। अगर कोई इस वक्त ओपन डेक पर खड़ा होता तो इतने विंड प्रेशर को झेल ही नहीं पाता और जाने समंदर में उड़कर कहां का कहां पहुंच जाता। कार्तिक बेहद खुश था। वो तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे किसी बच्चे को उसका सबसे फेवरेट खिलौना मिल गया हो। जो लोग समंदर किनारे खड़े हुए दूर से यॉट को देख रहे थे वह भी बहुत शॉक थे। यॉट की स्पीड देखकर लोग समंदर किनारे बात कर रहे थे। इस सुपर किंग साइज यॉट को कौन चला रहा है? स्पीड देखो, बाप रे। ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर प्लेन को भी इसके साथ उड़ाया जाए तो ये प्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। किसी और ने कहा, यार पर यह कैसे पॉसिबल है? इतना बड़ा शिप इतनी स्पीड से जा रहा है जैसे कोई स्पीड बोट हो। उद्धरण चिन्ह। एक और आदमी बोला, यार ये तो जबरदस्त यॉट है। काश अपनी किस्मत में इसे खरीदना होता। उसके साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा, क्या मजाक कर रहा है यार? अभी मुझे किसी ने बताया कि इसका प्राइस 7,000 मिलियन है। हम लोग तो बस इसे दूर से ही देख सकते हैं। मालदीव्स के एक से एक रईस लोग इस यॉट एग्जीबिशन में आए थे। वहां किसी भी अमीर आदमी के लिए अपनी पर्सनल यॉट रखना प्रेस्टीज इशू था। पर 7,000 मिलियन की यॉट खरीदने का तो उनमें से भी किसी के पास जिगर नहीं था। वहां पर खड़े वो सब लोग खुद को अब बहुत इंफीरियर फील कर रहे थे। उन सब की प्राइवेट यॉट्स कार्तिक की इस सुपर एक्सपेंसिव जायंट यॉट के आगे कुछ भी नहीं थी। उधर विराज कार्तिक को यॉट के और भी फीचर्स बता रहा था। विराज ने कार्तिक को कहा, सर अभी ये यॉट फुली मैनुअल ड्राइविंग मोड पर है। पर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह प्रोग्राम्ड है कि यह यॉट ऑटोमेटिकली भी, विदाउट एनी सेलर, आराम से समंदर में मूव करती रह सकती है।
अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन एंटर कर देंगे तब ये ऑटोमेटिकली अपना रूट सिलेक्ट करके उस पर सेल करती रहेगी। ये यॉट, वेदर कंडीशन, स्पीड सब अपने आप जज करती है। सी कंडीशन, राडार एक्सप्लोरेशन, ऑटोमेटिकली रिस्क अवॉइड करते हुए यानी दूसरे शिप्स को बचाते हुए, यह आराम से समंदर की सारी कंडीशंस खुद हैंडल कर लेगी। कार्तिक उस यॉट की खूबियां देखकर अब और भी ज्यादा डेस्परेटली उसे खरीदना चाह रहा था। विराज ने बिल्कुल सही कहा था कि इस यॉट को ड्राइव करना, कार ड्राइव करने से भी ज्यादा आसान था। कार्तिक खुद बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। विराज ने कार्तिक से पूछा, आई होप सर आपको हमारी इस यॉट की परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ पसंद ही नहीं, इनफैक्ट दिस इज प्योर लव। मुझे तो इस यॉट से प्यार हो गया है मिस्टर विराज, आई मस्ट अप्रिशिएट योर इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स। ये यॉट सच में मास्टरपीस है। विराज कार्तिक की बात पर जोर से हंस दिया। उसके लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसकी कंपनी ने 3 साल लगाकर जिस यॉट को डिजाइन किया था, और वह भी इतनी सुपर एक्सपेंसिव यॉट को, उसके लिए तो कंपनी ने खुद नहीं सोचा था कि मार्केट में निकलते ही इस तरह से उनको खरीदार मिल जाएगा। कार्तिक ने विराज को कहा, अब वापस चलते हैं। आप जल्दी से जल्दी इसके पेपर्स तैयार करा दीजिए। ये यॉट अब से मेरी हुई। जब यॉट सी शोर की तरफ वापस लौट रही थी, तब वहां तेजी से और भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। हर किसी का एक ही मकसद था कि किसी तरह से उस यॉट को एक बार अंदर से देखने का मौका मिले, और वो लोग वहां पर अपनी फोटोग्राफ्स खींचकर प्लांट कर सकें। जैसे ही यॉट पोर्ट पर वापस पहुंची, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। सबसे पहले यॉट से विराज ही बाहर आया। लोगों ने उसे घेर लिया। हर कोई उस यॉट को अंदर से देखना चाहता था। वो लोग भी एक से एक रिच बिजनेसमैन थे। अपने अपने ट्रेड में मालदीव्स में सबका बहुत नाम था। विराज ने उस भीड़ को एड्रेस करते हुए कहा, प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप लोग यहाँ पर भीड़ मत लगाए। इस यॉट पर जाने की परमिशन किसी को नहीं मिल सकती। विराज की बात सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। बहुत लोगों को विराज की बात बहुत इंसल्टिंग लगी। उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि विराज स्ट्रेट अवे उनको यॉट देखने से मना कर देगा। एक आदमी जो खुद भी बहुत बड़ा मिलेनियर था, उसने विराज को गुस्से में कहा, यह एग्जीबिशन सबके लिए है ना, और इस यॉट को बेचने ही लाए हो। हम सब लोग तुम्हारे पर्सपेक्टिव कस्टमर्स ही तो हैं। तो तुम हमें इस यॉट को देखने से कैसे रोक सकते हो? विराज ने उस आदमी को बहुत पोलाइटली कहा, सॉरी सर, बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये यॉट अब एक प्राइवेट यॉट है। ये खरीदी जा चुकी है, इसलिए हम इस पर पब्लिक को जाने की परमिशन नहीं दे सकते। विराज के ये कहते ही वहां पर सबको जैसे सांप सूंघ गया। जहां 1 मिनट पहले इतना शोर था, वहां बिल्कुल सन्नाटा हो गया। लोग दंग रह गए कि 7,000 मिलियन की यॉट इतनी जल्दी, इस तरह किसने खरीद ली। कितने लोगों ने विराज से कार्तिक की आइडेंटिटी जानने की कोशिश की। विराज ने सबको पोलाइटली कहा, सर मुझे इस यॉट की पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। आप सब लोग प्लीज पीछे हट जाएं। मुझे और मेरे प्रेस्टिजियस गेस्ट को आप रास्ता दीजिए। कार्तिक और विराज वहां से निकलकर वेनिस शिप बिल्डिंग की ऑफिस की तरफ चल दिए। लोग बस देखते ही रह गए। वहां पर कुछ और कंपनीज की यॉट भी लगी हुई थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैरानी से विराज की तरफ देख रहे थे। आज का पूरा शो वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने जैसे स्टील कर लिया था। सबकी जॉइंट सेल मिलाकर भी इतनी नहीं थी, जितनी कमाई वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने सिर्फ एक यॉट की सेल से कर ली थी। शिप बिल्डिंग कंपनी के ऑफिस में विराट ने कार्तिक को कहा, सर आप इस यॉट का नाम चेंज करना चाहेंगे। कंपनी ने इसका नाम वाइल्ड शार्क रखा है। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और कहा, वाइल्ड शार्क अच्छा नाम है। इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस देखकर यह नाम इसको सूट करता है। नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी नाम से यॉट के पेपर्स बना दीजिए। विराज ने कार्तिक को कहा, सर आप एक बार बाहर चलकर एक छोटी यॉट और भी पसंद कर लीजिए, जो भी आप इसके साथ लेना चाहें।
मैंने आपको बताया था ना, इस सुपर लग्जूरियस यॉट के साथ एक छोटी यॉट आज ऑफर में हमारी कंपनी फ्री दे रही है। कार्तिक ने बहुत कैजुअली विराज को कहा, आपको जो ठीक लगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी यॉट दे दो। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर इतनी भीड़ जमा है। मैं लोगों के सवाल जवाब सुनने बाहर नहीं जाना चाहता। शिप बिल्डिंग ऑफिस के बाहर कार्तिक से मिलने वालों का तांता लग गया था। मालदीव्स का हर रिच आदमी इस वक्त कार्तिक को देखना और मिलना चाहता था। हर किसी को क्यूरियोसिटी थी जानने की कि कौन है जिसने 7,000 मिलियन की यॉट खरीदी है। पर कार्तिक का किसी से कोई जान पहचान बढ़ाने का मूड नहीं था। दूसरी बात यह भी थी कि कार्तिक नहीं चाहता था कि कोई उसको वहां पर पहचान ले और उसकी रियल आइडेंटिटी सबको पता चल जाए। कार्तिक ने बाहर जाने से मना कर दिया तो विराट बहुत सरप्राइज था, क्योंकि छोटी यॉट भी अच्छे खासे अमाउंट की ही आती है। वहां के लोगों के लिए जिस प्राइवेट यॉट को रखना बहुत बड़ी बात है, कार्तिक ने उसे देखने तक की जरूरत नहीं समझी। विराज को कह दिया कि जो ठीक समझे वह दे दो। विराज ने कार्तिक को कहा, सर हमारी एक यॉट बहुत फेमस है। वह मॉडल सबसे ज्यादा बिकता है। उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल है। उसका नाम है फ्लाइंग फिश। आप कहें तो वही आपको ट्रांसफर कर दूं। कार्तिक ने विराज को कहा, ठीक है यही दे दीजिए। मुझे नाम भी पसंद आया, फ्लाइंग फिश। पर देख लेना आपकी यह फ्लाइंग फिश मेरी वाइल्ड शार्क के लोअर डेक में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि मैं यहां से अब वापस इसी यॉट पर जाऊंगा और वह भी खुद ड्राइव करके। विराज कार्तिक का जोश देखकर बहुत खुश था। उसके लिए कार्तिक जैसे कस्टमर्स वंस इन ए लाइफ टाइम ही आते हैं और जिंदगी बदल देते हैं। विराज को पता था कि इतना बड़ा जैकपॉट लगने के लिए उसको भी कंपनी अच्छा खासा प्रमोशन देगी। भीड़ जब बाहर बढ़ती जा रही थी और लोग कार्तिक को ढूंढ रहे थे, ऐसे में कार्तिक चुपचाप कंपनी के बैकडोर से बाहर निकलकर अपने होटल वापस आ चुका था। होटल आकर कार्तिक ने कियारा और साशा को बताया कि उसमें एक यॉट खरीदी है। विवेक ने तब कार्तिक की बात को आगे बढ़ाते हुए सबको बताया, अरे यॉट खरीदी है, ये बात अंडरस्टेटमेंट है। पूरी बात यह है कि इन्होंने सिर्फ यॉट नहीं खरीदी बल्कि 7,000 मिलियन की यॉट खरीदी है। विवेक की बात सुनकर वहां खड़ी सब लड़कियां बुरी तरह शॉक्ड रह गई। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए सबको कहा, मैं कल सुबह ही यहां से वापस जा रहा हूं। कियारा ने पूछा, कहां वापस जा रहे हो? कार्तिक ने कहा, मुंबई तक मैं इस यॉट से ही जाऊंगा। मुझे वहां कुछ काम भी है। वहां से दिल्ली फ्लाइट ले लूंगा। यॉट से जाने में कुछ दिन लगेंगे यहां से मुंबई पहुंचने में, पर मैं तो अब अपनी यॉट से ही जाऊंगा। जो मेरे साथ चलना चाहे वह मेरे साथ चले और बाकी लोग कुछ दिन यहां घूमकर जो पहले से प्लान था उसे फॉलो करते हुए प्लेन से वापस आ जाएं। कार्तिक की बात सुनकर तो जैसे वहां पर एक अफरा तफरी ही सी ही मच गई। जब कविता श्रीधर के ग्रुप की सारी लड़कियों ने सुना कि 7,000 मिलियन का यॉट खरीदा गया है तो वो सब बहुत हैरान हो आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, ये शिप क्या सोने का बना हुआ है? तो दूसरी बोली, 7,000 मिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं यार? उनमें से एक और ने कहा, इतना एक्सपेंसिव यॉट कोई कैसे खरीद सकता है? ऐसे क्या हीरे जड़े हैं उसमें? लड़कियों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कार्तिक ऐसा कितना रिच है जो 7,000 मिलियन की यॉट खरीद डाली है। उन लोगों के लिए यह बहुत शॉकिंग था। जब कार्तिक ने कहा कि वो यॉट से वापस जा रहा है तो सारी लड़कियां शोर मचाने लगी कि वह भी कार्तिक के साथ ही वापस चलेंगी। आखिर ऐसी सुपर लग्जरी यॉट का एक्सपीरियंस कौन छोड़ना चाहेगा? पर तभी साशा ने खड़े होकर एक अनाउंसमेंट की। उस अनाउंसमेंट ने तो जैसे लड़कियों के सारे जोश पर पानी ही फेर दिया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी थी कि अब क्या करें। कार्तिक ने वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी से उनका सुपर लग्जरी यॉट खरीदा था। कार्तिक ने होटल आकर सबको कहा कि वह कल ही उस यॉट से इंडिया वापस जा रहा है। जो भी उसके साथ चलना चाहे वह कल उसके साथ वापस चल सकता है। और जो मालदीव्स अभी घूमना चाहते हैं वह रुककर प्लेन से आ जाएं। वहां पर जब सबने सुना कि वह यॉट 7,000 मिलियन की है
तब सब लोग दंग रह गए थे। आपस में सब लड़कियां सोच रही थी कि ऐसी सुपर लग्जरी यॉट का एक्सपीरियंस कौन छोड़ेगा भला। कार्तिक ने जब कहा कि वह कल ही वापस जा रहा है तब सब एक साथ कार्तिक को बोलने लगी कि वह भी कार्तिक के साथ ही वापस चलेंगी। पर तब साशा ने सबको कहा, जल्दबाजी में तुम लोग कोई भी डिसीजन मत लो। मालदीव्स भी रोज रोज आना नहीं होगा तुम लोगों का। सिर्फ यॉट के एक्सपीरियंस के लिए ट्रिप बीच में छोड़कर मत जाओ। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यॉट से इंडिया पहुंचने तक कई दिन लग जाएंगे। सी सिकनेस जिसको भी है वह इतना लंबा सी ट्रैवल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखने में जो चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बहुत मुश्किल होती हैं। इसलिए मेरी एडवाइस यही है जिसको भी थोड़ा भी सी सिकनेस प्रॉब्लम है वह यॉट से वापस जाने का ख्याल छोड़ दे। कार्तिक ने भी साशा की बात सुनकर सबको कहा, साशा बिल्कुल ठीक कह रही है। यॉट से मालदीव से मुंबई पहुंचने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन समंदर में रात दिन रहना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे नहीं लगता कि तुम में से बहुत सारे लोग उन वेदर कंडीशंस को बर्दाश्त कर पाएंगे। कार्तिक की बात लॉजिकल थी। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी थी जिन्होंने किसी शिप पर समंदर में कभी 1 घंटा भी नहीं बिताया था। सीधा 7 दिन का रिस्क लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ज्यादा लड़कियों ने फिर कार्तिक के साथ यॉट से वापस जाने का इरादा छोड़ दिया। सबकी समझ में यह बात आ चुकी थी कि जल्दबाजी में इस तरह उसके साथ जाने से नुकसान ही है। ऐसा ना हो वह यॉट पर बहुत बीमार पड़ जाएं और यहाँ का मालदीव्स ट्रिप भी छूट जाए। कार्तिक के साथ वापस जाने वालों में अब बहुत कम लोग रह गए थे। साशा कंपनी की प्रेसिडेंट थी, इसलिए वह भी कार्तिक के साथ वापस नहीं जा सकती थी। हालांकि साशा को सी सिकनेस वाला प्रॉब्लम नहीं था पर उसके ऊपर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसलिए उसे भी अभी मालदीव्स ही रुकना पड़ा। फोटोग्राफर विवेक ने कार्तिक से पूछा कि क्या वह कार्तिक के साथ यॉट पर चल सकता है। अब तो वह भी कार्तिक की कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसे दिल्ली तो आना ही है। कार्तिक ने विवेक को कहा, चलने में कोई इशू नहीं है पर मैं चाहता हूं तुम साशा की हेल्प करने के लिए यहीं पर रुको। सारी लड़कियों की सेफ्टी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे जाने के बाद साशा अकेली हो जाएगी। तुम यहाँ रहोगे तो मैं थोड़ा निश्चिंत रहूंगा। तुम वैसे भी मालदीव्स के बारे में सब कुछ जानते हो। कार्तिक की बात सुनकर विवेक थोड़ा सैड हो गया। एक्चुअली में इतनी सारी लड़कियों के साथ अकेला रुकना उसके लिए था तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस पर उससे कहीं ज्यादा वह इस सुपर लग्जरियस यॉट पर कार्तिक के साथ ट्रैवल करना चाहता था। पर वह कार्तिक को मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कार्तिक को कहा, ठीक है बॉस मैं यहीं रुकूंगा। कार्तिक ने विवेक को कहा, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बात समझ लो कि तुम आंसरेबल होंगे। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम साशा और बाकी लड़कियों के साथ ही अब वापस लौटना। विवेक ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक मन में सोचने लगा कि वह शुरुआत में विवेक को लेकर सचमुच गलत था। विवेक सारा टाइम लड़कियों के आसपास घूमकर फोटोग्राफ्स उतारता रहता है, पर वह उनको सिर्फ एक ब्यूटीफुल क्रिएशन की तरह देखता है। उसके दिल या दिमाग में कोई भी गंदा लस्टफुल ख्याल कभी होता ही नहीं है। इसलिए विवेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबको छोड़कर जाना कार्तिक के लिए सेफ था। उधर होटल के गार्डन में शीना मुंह लटकाए बैठी थी। अमर ने उससे पूछा, अब क्या हुआ है? क्यों मुंह उतरा हुआ है? सब कुछ तो अपने मन का कर रही हो। शीना ने अमर को देखकर कहा, अमर उस कार्तिक मित्तल ने 7,000 मिलियन का यॉट खरीद लिया यार। वह तो सच में बहुत ज्यादा रिच है। और मैंने उसके साथ कितनी बदतमीजी की है। अमर ने शीना को कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था वह कोई मामूली आदमी नहीं है। तुम ही उससे बार बार बदतमीजी करके लड़ रही थी। शीना अमर को कहा, अरे मुझे लगा वह किसी छोटी मोटी एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस है। कहीं से उसके हाथ बिजनेस क्लास की इतनी टिकट्स लग गई हैं तो शो ऑफ कर रहा है। मुझे क्या पता था कि वह सचमुच इतना बड़ा मल्टी बिलियनियर निकलेगा। मुझे लगता है अमर कि मुझे उससे अब माफी मांगनी चाहिए।
दरअसल अब शीना को लग रहा था कि कार्तिक से झगड़ा करने की बजाय अगर उसने कार्तिक से दोस्ती की होती तो उसको कितना फायदा हो सकता था इस दोस्ती से। इसलिए उसके दिमाग में अब ये प्लानिंग चल रही थी कि कार्तिक से माफी मांगकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दें। अमर ने शीना को कहा, जितनी बदतमीजी तुम उसके साथ कर चुकी हो, मुझे तो नहीं लगता कि उसको तुम्हारे सॉरी से कोई फर्क पड़ेगा। पर फिर भी कोशिश करके देख लेना। यहाँ अमर और शीना जब ये सब बातें कर रहे थे तब कार्तिक से मिलने लीजा और डायरेक्टर अविनाश पहुंचे। डॉक्टर अविनाश ने कार्तिक को कहा, मिस्टर कार्तिक, मुझे पता चला कि आप कल ही इंडिया वापस जा रहे हैं। कार्तिक ने अविनाश को कहा, हाँ, मैंने यहाँ की यॉट एग्जीबिशन से साईफाई यॉट खरीदी है। हमेशा से ही मुझे यॉट्स का बहुत क्रेज रहा है। आप इसे मेरा बचपना कह सकते हैं, पर मैं उस यॉट को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने से खुद को इस वक्त रोक नहीं पा रहा हूँ। उस यॉट में वैसे भी बहुत डिफरेंट फीचर्स हैं जिन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। इसलिए मैं कल ही वापस इंडिया मुंबई की तरफ निकल जाऊंगा। अविनाश ने कार्तिक को कहा, ये तो तकरीबन 7 दिन का ट्रैवल हो जाएगा। कार्तिक ने अविनाश को बोला, हाँ, बायसी जाने में 7 दिन तो लग ही जाएंगे। अविनाश ने कार्तिक को कहा, मेरी स्क्रिप्ट पर मुझे एक बार फिर से काम करना है। मुझे भी 1 हफ्ता स्क्रिप्ट को फाइनल करने के लिए चाहिए। कार्तिक ने अविनाश को कहा, ये ठीक रहेगा। जब तक मैं मुंबई और फिर वहां से दिल्ली पहुंचूंगा, आपका काम खत्म भी हो चुका होगा। आप लोग फिर दिल्ली ही आइएगा और आगे की सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहीं पर डिस्कस करेंगे। फिर कार्तिक ने लीजा को कहा, मिस लीजा, आप साशा के कांटेक्ट में रहिएगा। उनसे बाकी सारी डिटेल्स और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर लीजिएगा। हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी की प्रेसिडेंट वही हैं। उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं। आगे कैसे प्रोसीड करना है वह आप लोगों को समझा देंगी। लीजा ने हाँ में सिर हिला दिया। दरअसल लीजा अपनी दोस्त अर्शिया के बारे में भी कार्तिक से बात करना चाहती थी। पर अब जिस तरह से कार्तिक जा रहा था, जल्दबाजी में बात करना लीजा को ठीक नहीं लगा। इसलिए लीजा ने अर्शिया का जिक्र किया ही नहीं। अपनी फिल्म के बारे में कुछ और बातें करने के बाद डायरेक्टर अविनाश और लीजा वहां से चले गए। कार्तिक ने उसके बाद अपने ट्रिप की प्रिपरेशन शुरू कर दी। रिद्धिमा और कियारा के साथ कविता के ग्रुप की 20 लड़कियां भी उसके साथ वापस जा रही थी। कार्तिक ने विराज को कांटेक्ट करके किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे को एक बार उसके पास भेजने के लिए कहा, जिसकी हेल्प से कार्तिक 7 दिन का सामान जिसकी जरूरत उसको यॉट के ट्रैवल पर पड़ने वाली थी, उसकी लिस्ट बना सके। 7 दिन के लिए उसको फ्रेश मीट, वेजिटेबल्स, पानी और भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, मेडिकल सप्लाई सब कुछ चाहिए था, ताकि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत ना हो। उस यॉट पर काम करने के लिए उसको स्टाफ की भी जरूरत थी। वह भी कार्तिक ने विराज को ही अरेंज करने को कहा। जो भी लड़कियां कार्तिक के साथ वापस जा रही थी, कार्तिक उन सबको अपने साथ शॉपिंग के लिए ले गया। उस शॉपिंग मॉल में जिस लेवल पर खाने पीने की क्वांटिटीज खरीदी जा रही थी और बाकी चीजों पर भी लेविश खर्च किया जा रहा था, शॉपिंग मॉल के सारे सेल्स पर्सन हैरान थे। इतनी बल्क बाइंग पर्सनल लेवल पर उनके यहाँ से रेयर ही होती है। हालांकि बड़े बड़े शिप्स पर भी इन सब की लोडिंग बहुत हैवी क्वांटिटी में होती रही है, पर आज तक किसी ने एक यॉट के लिए इतना सामान नहीं खरीदा था। किसी को आइडिया नहीं था कि वह यॉट कोई ऑर्डिनरी यॉट नहीं है। कार्तिक जब इस स्केल पर लगातार सामान खरीद रहा था, तब कियारा ने हैरान होकर कार्तिक को कहा, तुमको लगता है इतना सारा सामान हमारी यॉट पर आ जाएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने हंसते हुए कियारा को कहा, तुम इतने सामान की बात कर रही हो, इससे 10 गुना ज्यादा सामान उस यॉट पर आ सकता है। अभी तुमने वह यॉट देखी नहीं है। देखोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि वह एक अच्छा खासा शिप ही है। यॉट पर जाने के लिए जितनी भी लड़कियां शॉपिंग कर रही थी, उनकी एक्साइटमेंट भी देखने वाली थी। शॉपिंग मॉल का नज़ारा बिल्कुल अलग ही था। कार्तिक ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। दरअसल कार्तिक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने इस ट्रिप के लिए।
जब से उसने यॉट की परफॉर्मेंस देखी थी और समंदर में थोड़ी देर यॉट ड्राइव की थी, तब से वह दूर समंदर के सफर में उसे ले जाने के बेताब था। वहां शॉपिंग मॉल में वो सब लोग शॉपिंग में बिजी थे, उधर अमर और सीना कार्तिक को ढूंढ रहे थे। वह दोनों कार्तिक को ढूंढते हुए साशा के पास पहुंचे। साशा ने शीना को देखते ही बुरा मुंह बनाया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? शीना की बजाय अमर ने जवाब दिया। अमर ने साशा को बोला, दरअसल शीना अपने बिहेवियर के लिए मिस्टर कार्तिक से माफी मांगना चाहती है। बचपने में आकर उसने मिस्टर कार्तिक को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया है। इनफैक्ट वह आप लोगों को भी सॉरी बोलना चाहती है। साशा ने चिढ़कर अमर से कहा, तो अभी यह क्यों चुप खड़ी है? और तुम क्यों इसकी तरफ से बोल रहे हो? जब झगड़ना होता है तब तो इसका वॉल्यूम आसमान छूता है। अभी भी तो खुद बोल सकती है। साशा की बात सुनकर शीना को गुस्सा तो आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। शीना ने साशा को बोला, आई एम सॉरी। मैं अपने बिहेवियर के लिए मिस्टर कार्तिक को भी सॉरी बोलना चाहती हूँ। साशा ने शीना और अमर को कहा, वो लोग शॉपिंग के लिए बाहर गए हैं। कल सुबह ही वह इस आइलैंड से वापस इंडिया जा रहे हैं। साशा की बात सुनकर शीना और अमर का मुंह उतर गया। शीना को तो अपने अरमानों पर पानी फिरता हुआ दिखा। वह तो सोच रही थी कि बचे हुए दिन में किसी तरह से कार्तिक से दोस्ती बढ़ाएगी। पर कार्तिक तो अब अगले ही दिन वापस जा रहा था। उधर कार्तिक शॉपिंग मॉल से जरूरत से ज्यादा सामान खरीद चुका था। एक्साइटमेंट में उसने वह सामान सब ट्रक्स पर लोड करवा कर पोर्ट पर पहुंचा दिया था। पर अब कार्तिक खुद भी परेशान था। कार्तिक को उस सारे सामान को यॉट में लोड करने के लिए लोग ही नहीं मिल रहे थे। यॉट एग्जीबिशन की वजह से बहुत सारी लेबर वहीं पर बिजी थी। यहाँ तक कि विराज ने भी कार्तिक को कहा कि उसे थोड़ा समय लगेगा कार्तिक के लिए सही लोग रिक्रूट करने में। यहाँ कार्तिक परेशान हो रहा था कि अपनी यॉट में इतने सारे सामान की लोडिंग कैसे कराएं। वहां थोड़ी दूर पर मछुआरों की बस्ती में 20 साल का एक लड़का वली बहुत उदास बैठा था। इन दिनों उसके पास कोई काम नहीं था। उसकी माँ भी बहुत बीमार थी। घर में जितनी सेविंग थी सब खत्म हो चुकी थी। जहां वह बैठा था वहां से उसे कार्तिक की सुपर लग्जरियस यॉट साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर पहले उसने देखा कि 4 ट्रक आए, बहुत सारा सामान यॉट के पास उतार गए, पर वह सामान काफी देर से वहीं पड़ा है। उसकी लोडिंग के लिए कोई भी वहां नहीं आया है। वली सोच ही रहा था कि वहां जाकर देखें, शायद उसे कोई काम मिल सके। पर उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वो सुपर वीआईपी एरिया था। आम लोगों को उस एरिया में जाना अलाउड ही नहीं था। रईस लोगों का मानना था कि मछुआरों की बस्ती में रहने वाले लोग गंदे होते हैं और उनकी एरिया में आने से वहां पर अनहाइजीनिक कंडीशन फैलाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मछुआरों की बस्ती का अगर कोई उस एरिया में चला गया तो उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। कभी कभी तो पुलिस में भी दे दिया गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, पर कुछ तो करना ही था। उसकी माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। वली थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उठकर कार्तिक की यॉट की तरफ जाने लगा। उसे वीआईपी एरिया की तरफ जाते देखकर बूढ़े बाबा बंगारू ने आवाज दी, अरे वली, उधर कहाँ जा रहा है रे? वली ने पलटकर बंगारू बाबा को कहा, उस यॉट के पास ट्रक्स बहुत सारा सामान उतार के गए हैं। मुझे लगता है उसके मालिक को उस सामान को लोड करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। वैसे भी यॉट एग्जीबिशन की वजह से सारे लोग वहीं बिजी हैं। मैं सोच रहा था कि एक बार जाकर मैं ट्राई करूं। अगर मुझे लोडिंग का काम मिल गया तो थोड़े पैसे बन जाएंगे। 1000-2000 भी मिल गए तो माँ की दवाइयों का और घर के खाने का इंतजाम हो जाएगा। बाबा बंगारू ने वली को कहा, तू कब बड़ा होगा रे? क्या बच्चों जैसी बातें करता रहता है? ये रईस लोग जितने बड़े घरों में रहते हैं, इनके दिल उतनी ही छोटे हैं। तुझे लगता है ये शिप पर सामान चढ़ाने के तुझे 1000 रुपए दे देंगे? 100-200 देकर टरका देंगे। खून चूसते हैं हम गरीबों का ये लोग। और हो सकता है उस एरिया में जाने पर ये तुझे वैसे ही डांट फटकार के भगा दे।
वली ने कहा, बाबा जो होना होगा होगा ही, पर हमें कोशिश तो करनी चाहिए। बल्कि आप इस टूटी हुई नाव में कब तक माथा मारते रहेंगे? आप भी मेरे साथ चलिए। दोनों कोशिश करते हैं। अगर वहां काम मिल गया तो आपको भी अपनी नाव को रिपेयर कराने के लिए कुछ पैसे बन जाएंगे। बाबा बंगारू वली की बात सोचने लगे, पर उन्हें डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो पैसे बनने की वजह है और नुकसान ही हो जाए। कहीं जेल की हवा ना खानी पड़े। वली ने बाबा बंगारू को चुप देखकर फिर से कहा, बाबा चलो तो। मेरा दिल कहता है कि यहाँ पर आज बात बन जाएगी। बाबा बंगारू कुछ देर सोचते रहे, फिर वह भी उठकर वली के साथ चल दिए। जैसे जैसे वह लोग कार्तिक की यॉट के पास पहुंचते जा रहे थे, उनकी आंखें हैरानी से फटी जा रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी यॉट देखी ही नहीं थी। बाबा बंगारू ने वली को कहा, पूरी उम्र मैंने समंदर किनारे रहकर बिता दी। अब तो बूढ़ा हो चला हूं। अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी यॉट मैंने आज तक नहीं देखी है। तभी उन दोनों पर उस एरिया के सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ी और वह उन दोनों पर चिल्लाने लगा। बाबा बंगारू तो एकदम डर गए कि अब तो गए काम से। पर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कार्तिक ने जो नई सुपर लग्जरियस यॉट खरीदी थी, अब वह उसी से इंडिया वापस जा रहा था। अपना सफर शुरू करने से पहले उसने 7 दिन के लिए बहुत सारा सामान मॉल से खरीद लिया था। सामान उसन पोर्ट पर भिजवा दिया था, पर कार्तिक अब परेशान हो रहा था। वहां की सारी लेबर यॉट एग्जीबिशन में बिजी थी। कार्तिक ने एक साथ इतना सामान खरीद लिया था कि उस सब को यॉट में लोड करना भी अब एक चैलेंज हो गया था। वहीं पास में मछुआरों की बस्ती में एक गरीब लड़का वली दूर से ये सब देख रहा था। वह और उसके एक अंकल ये सोचकर कार्तिक की बोट की तरफ बढ़ रहे थे कि कार्तिक अगर उनको ये लोडिंग का काम दे देगा तो उनके कुछ पैसे बन जाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने उस वीआईपी एरिया में एंटर किया, एक सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया और उन पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। अरे अरे, कहाँ घुस चले आ रहे हो? तुम लोगों को क्या यहाँ के रूल्स पता नहीं है? ये वीआईपी एरिया है। तुम लोगों को यहाँ पर पैर रखना भी अलाउड नहीं है। तुम साले छोटे लोग कहीं भी मुंह उठाकर घुसे चले आते हो। वली के अंकल पहले ही मना कर रहे थे कि इस एरिया में जाना हम लोगों को अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड के चिल्लाने पर वह और डर गए कि अब ऐसा ना हो वह पुलिस को बुला ले। सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। वली ने उसे कहा, भाई आप बेकार इतना गुस्सा कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर काम के लिए आए हैं। हमने दूर से देखा कि इतना सारा सामान उस बड़ी यॉट के पास रखा है। हमें लगा कि यॉट के मालिक को अपने सामान को चढ़ाने के लिए किसी की जरूरत होगी। हम सिर्फ इसलिए ही आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने चिल्लाते हुए कहा, सामान चढ़ाने आए हो या सामान चोरी करने आए हो? खूब समझता हूं मैं तुम छोटे लोगों की नीयत। तुम लोग बड़ा हाथ मारने की ताक में बैठे रहते हो कि कब मौका लगे और कब सामान लेकर रफू चक्कर हो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड की बात पर वली के अंकल को भी गुस्सा आया। उस बंगारू बाबा ने सिक्योरिटी गार्ड को कहा, कुछ भी बोले जा रहे हो आप? हम गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं हैं। हम भी मेहनत की रोटी खाते हैं। तभी कार्तिक जो ये सब सुन रहा था, तेजी से वहां आया और सिक्योरिटी गार्ड को डांटते हुए बोला, कैसे बात कर रहे हो तुम इन लोगों से? वह लोग मेरी मदद करने आए हैं। ऊपर से तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहे हो। और तुम्हें किसने कह दिया कि हर गरीब आदमी चोर होता है? मैं जानता हूं गरीब आदमी भी मेहनत से कमाना चाहता है, चोरी से नहीं। उस सिक्योरिटी गार्ड के बर्ताव ने कार्तिक को बहुत गुस्सा दिला दिया था। दरअसल उस सिक्योरिटी गार्ड के बिहेव से कार्तिक को अपने गरीबी के दिन याद आ गए थे। जब लोग उसकी गरीबी की वजह से उसे बहुत बेइज्जत किया करते थे। कार्तिक को इतने गुस्से में देखकर गार्ड तो भौंचक कर रह ही गया। बाबा बंगारू और वली भी हैरान हो गए। आज तक उन लोगों ने रईस लोगों को, गरीबों को लताड़ते हुए ही देखा था। पहली बार था कि कोई उनके साथ न सिर्फ इज्जत से पेश आ रहा था बल्कि उन लोगों के लिए लड़ भी रहा था। कार्तिक से डांट खाकर सिक्योरिटी गार्ड चुप होकर पीछे हट गया।
कार्तिक ने उस बाबा बंगारू और वली को कहा, सिक्योरिटी गार्ड की बदतमीजी के लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। मुझे यॉट में सामान चढ़ाने के लिए वाकई लोगों की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपको इसके अच्छे पैसे दूंगा। पर यह सामान बहुत ज्यादा है। सिर्फ 2 लोग इसको नहीं चढ़ा पाएंगे। आप अपने कुछ और साथियों को भी बुला लीजिए। वली ने कार्तिक से कहा, सर हम इससे भी ज्यादा सामान लोडिंग अनलोडिंग के आदी हैं। आप फिक्र मत कीजिए। हम दोनों मिलकर यह सारा सामान यॉट के अंदर सेट कर देंगे। और वह भी ऐसे कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। वली के कहने के बाद भी कार्तिक को लग नहीं रहा था कि वो दोनों मिलकर इतना सारा सामान चढ़ा सकते हैं। खासकर जब बाबा बंगारू उम्र से भी अच्छे खासे बड़े दिख रहे थे। कार्तिक उनकी तरफ देख रहा था तो वली और बाबा बंगारू उसके मन की बात समझ गए। उन बाबा बंगारू ने कार्तिक को कहा, बेटा मेरी उम्र पर मत जाओ। इन हड्डियों में अभी बहुत जान है। बाल जल्दी सफेद हो गए और ये लड़का मुझे अंकल कहने लगा। पर अभी मेरी उम्र मुश्किल से 50 साल भी नहीं है। तुम देखते जाओ कैसे हम दोनों मिलकर यह सारा सामान लोड करते हैं। कार्तिक ने उन दोनों को ध्यान से देखा। सही में उन दोनों का शरीर बहुत गठीला था। धूप में काम करके चमड़ी काली पड़ गई थी पर साफ दिखाई दे रहा था कि दोनों बहुत मेहनतकश लोग हैं। और शायद ये कुली का काम सालों से करते हैं। कार्तिक ने इस बार उन्हें मुस्कुराकर कहा, ठीक है फिर आप ये सारा सामान यॉट में लोड कर दीजिए। मैं आपको इस काम के 10-10 हजार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक की बात सुनकर तो उन दोनों को सदमा सा ही लग गया। बाबा बंगारू एकदम से बोले, क्या बोला सर आपने? कितने देंगे? 10,000। कार्तिक को लगा कि उन्हें पैसे कम लग रहे हैं। कार्तिक ने एकदम से कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि सामान बहुत ज्यादा है। ठीक है आप 15-15 हजार ले लीजिएगा। कार्तिक की बात सुनकर वली के तो मुंह में जबान जैसे चिपक ही गई। कहाँ वह 1000-2000 के सपने देख रहा था और कहाँ कार्तिक उसे इस घंटे भर के काम के लिए 15,000 दे रहा था। इतना अमाउंट तो उनके लिए सोच से भी परे था। कितनी बार ऐसा होता कि पूरे पूरे महीने वह रात दिन मेहनत करते तब भी पूरे महीने में 15,000 नहीं कमा पाते थे। और कार्तिक उन्हें इस घंटे भर के काम के लिए 15,000 दे रहा था। उन दोनों को तो कुछ जवाब सूझा ही नहीं। वह बस सिर झुकाकर यॉट के पास रखे सामान की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वह लोग वहां पर पहुंचे वली तो और भी सदमे में आ गया। सामान के उस तरफ 20 खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। ऐसी परियों जैसी सुंदर लड़कियां तो वली ने आज तक नहीं देखी थी। वह तो बिना पलक झपकाए उनकी तरफ देखता ही रह गया। अचानक वली के मन में आया कि कार्तिक कितना किस्मत वाला है। उसके पास इतना पैसा है और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां भी हैं। वली सोचने लगा, काश जिंदगी में एक दिन तो उसको भी इस तरह किंग साइज बिताने का मौका मिल जाए। वली एकटक उन लड़कियों को देख रहा था, जब बाबा बंगारू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे एकदम से झकझोरा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने हमें काम दिया है। ऐसी हरकतें करोगे तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे? इस तरह उन लड़कियों को घूरना तुम्हें शोभा देता है क्या? काम पर ध्यान दो। आओ फटाफट ये सारा काम निपटाएं। बाबा बंगारू के ऐसे कहते हैं वली एकदम झेप गया। उसे खुद ही पता नहीं चला था कि वह लड़कियों को इस तरह घूर रहा है। उसने एकदम से कहा, गलती हो गई बाबा, मैं फटाफट काम करता हूँ। बंगारू बाबा के मना करने के बाद भी वली की नज़र बार बार उन्हीं लड़कियों पर जा रही थी। उसको कार्तिक की किस्मत से बहुत जलन हो रही थी पर बंगारू बाबा की आंखों से वली की यह हरकतें छुप नहीं रही थी। उन्होंने वली को डांटते हुए कहा, काम पर ध्यान दो वली। जितनी जल्दी हो सके हमें ये सारा सामान यॉट पर पहुंचाना है। तुम भूल रहे हो हम लोगों को इस पोर्ट पर काम करना तो दूर, आने तक की इजाज़त नहीं है। अगर यहाँ के लेबर इंचार्ज ने देख लिया तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उसके देखने से पहले ही हमें यहाँ से काम निपटा कर अपने पैसे लेकर चले जाना है। रोज रोज इतना पैसा नहीं मिलता।
इस बार वली को बाबा बंगारू की बात समझ आ गई। वह भी अब सब तरफ से ध्यान हटाकर तेजी से लॉट पर सामान शिफ्ट करने में लग गया। कार्तिक उनकी फुर्ती देखकर हैरान था। जो सामान कार्तिक को पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा था, वह वली और बंगारू इतनी तेजी से यॉट पर चढ़ाए चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद साशा भी वहां पर आई और कार्तिक के पास खड़ी सामान को लोड होता हुआ देखने लगी। कार्तिक ने साशा से पूछा, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो? साशा ने कार्तिक को कहा, पता नहीं क्यों पर तुम्हारा इस तरह जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अकेले सब कुछ हैंडल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई पर इस बार घबराहट हो रही है। कार्तिक ने साशा को कहा, अरे तुम तो जंगल में भी इतने बड़े बड़े कैंपिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेती हो। यहाँ पर तो फिर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और तुमको तो पता है आधे से ज्यादा आइलैंड मेरा ही है। यहाँ पर तुम्हें कोई भी कैसी दिक्कत आ ही नहीं सकती। मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है, पर अगर जरूरत पड़ी तो कर भी दूंगा, फिर तो उसके बाद तुमको सुई बराबर भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। साशा कार्तिक की बात समझ रही थी पर पता नहीं क्यों इस बार कार्तिक के इस तरह बीच में जाने से वह बहुत टेंस हो रही थी। उधर मालदीव्स के सिटी हॉस्पिटल में राजन को होश आ चुका था। डॉक्टर उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। होश में आते ही वह दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्ला रहा था। पेनकिलर इंजेक्शंस देने के बाद भी उस असहनीय दर्द था। उसको ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि कार्तिक ने उसको एक इम्पोर्टेंट बनाकर छोड़ दिया है। राजन के साथ काम करने वाले उसके मैनेजर और बाकी सबॉर्डिनेट्स भी इस वक्त हॉस्पिटल में उसके पास थे। सब राजन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राजन की फैमिली को अप्रोच करने दिया जाए, ताकि राजन को वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके, पर राजन इस बात के लिए एग्री नहीं कर रहा था। राजन जानता था कि उसके पिता वेंकटेश्वर अन्ना को अगर यह पता चला कि अब वह एक कंप्लीट मैन नहीं रह गया है, कार्तिक ने उसे इस लायक ही नहीं छोड़ा, तो वह यकीनन उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। वेंकटेश्वरा अन्ना बहुत सख्त आदमी हैं। वो राजन को प्यार तो बहुत करते हैं पर एक आधे अधूरे पुरुष को किसी हालत में वो अपने एम्पायर का वारिस नहीं बनाएंगे, ये बात राजन जानता था। राजन को ये बात हर हाल में छुपा कर रखनी थी। राजन के सबसे खास मैनेजर ने कमरे में से सबको बाहर भेज दिया। उसके बाद राजन से कहा, सर मालदीव्स में सबसे बेस्ट हॉस्पिटल मित्तल परिवार का है। वहां पर एंट्री अलाउड नहीं है। आउटसाइडर्स सिर्फ स्पेशल रिक्वेस्ट पर लिए जाते हैं। और उसकी भी वह आम हॉस्पिटल से 10 गुना फीस चार्ज करते हैं। पर मुझे उम्मीद है कि आप वहां पर ठीक हो सकते हैं। रूम में उस हॉस्पिटल के सबसे सीनियर डॉक्टर भी मौजूद थे। राजन ने उस डॉक्टर से पूछा, आपका क्या कहना है डॉक्टर? क्या मैं मित्तलिस के हॉस्पिटल में ठीक हो सकता हूँ? उस डॉक्टर को हालांकि पता नहीं था कि राजन का ठीक होना पॉसिबल है भी कि नहीं। चांसेस तो उसे ना के बराबर ही लग रहे थे, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त राजन के मुंह पर मना करें। उस डॉक्टर ने राजन से कहा, सर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। आपको बिना देर किए उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। दरअसल वो डॉक्टर अपनी जान छुड़ाना चाहता था। उसको लग रहा था कि राजन को अगर यहाँ पर कोई और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई तो राजन और उसके आदमी पक्का उसको जान से मार देंगे। डॉक्टर ने जब कहा कि वह मित्तल के हॉस्पिटल में ठीक हो सकता है, तब राजन ने अपने मैनेजर को बोला, मित्तल हॉस्पिटल से कांटेक्ट करो, कैसे भी करके मुझे वहां पर ट्रीटमेंट चाहिए। राजन का मैनेजर कमरे से बाहर निकल गया। राजन ये सोचकर बहुत तनाव में था कि ऐसा ना हो कि उसके पापा को उसकी इस हालत का पता चल जाए। राजन अपने फोन में अपने अकाउंट्स का बैलेंस चेक करने लगा था कि अपने ट्रीटमेंट के लिए उसे अपने पापा से पैसे ना मांगने पड़े, क्योंकि अगर उनसे पैसे मांगने पड़ गए तो यकीनन वेंकटेश्वरा उसकी फिजिकल हालत जान जाएंगे। थोड़ी ही देर में राजन का मैनेजर वापस आया और उसने राजन से कहा, सर मित्तल हॉस्पिटल में हमें ट्रीटमेंट के लिए परमिशन तो मिल गई है, पर वह बहुत ज्यादा चार्ज मांग रहे हैं। राजन ने अपने मैनेजर से पूछा, कितना? राजन के मैनेजर ने बताया,
सर वह एडमिशन फीस ही 1 करोड़ मांग रहे हैं, और उसके बाद ट्रीटमेंट का जो खर्चा होगा वह अलग। राजन अपने मैनेजर की बात सुनकर शॉक्ड रह गया। हॉस्पिटल में सिर्फ एडमिशन का खर्चा ही 1 करोड़, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। अभी भी उसके अकाउंट में वेंकटेश्वर एम्पायर का 20% था, जो कि करोड़ों में था। इस वक्त राजन के लिए ठीक होना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। राजा ने अपने मैनेजर से कहा, सारा अमाउंट मैं पे करूंगा, पापा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम मित्तल हॉस्पिटल में मेरे ट्रांसफर की तैयारी करो। राजन का मैनेजर, यस बॉस, बोलकर वहां से चला गया। राजन गुस्से में अपनी मुठिया भींच रहा था और मन ही मन कसमें खा रहा था कि वह कार्तिक के टुकड़े करके कुत्तों को खिलाएगा, किसी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहां पोर्ट पर वली और बंगारू बहुत तेजी से सामान शिफ्ट कर रहे थे। लगभग सारा सामान शिफ्ट हो ही चुका था कि तभी वहां पर पोर्ट का मेंटेनेंस मैनेजर पहुंच गया। उसने जब वली और बंगारू को यॉट पर काम करते हुए देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। वह उन दोनों पर बहुत तेज चिल्लाया, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस एरिया में आने की? और इस यॉट पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? तुम्हें सारी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा। तुम घटिया वाहियात लोग कहीं भी घुसे चले आते हो। कार्तिक, जो समंदर किनारे खड़ा इस वक्त साशा से बात कर रहा था, वो उस मैनेजर का चिल्लाना सुनकर तेजी से यॉट की तरफ आया। कार्तिक ने उस मैनेजर से कहा, यह आप कैसी बातें किए जा रहे हैं? और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं इन पर? इन दोनों को ये काम करने के लिए मैंने ही बोला है। यहाँ पर लेबर के और लोग थे ही नहीं। इन लोगों ने तो बल्कि मेरी मदद की है। मेंटेनेंस मैनेजर ने हैरानी से कार्तिक को बोला, सर आपको ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहिए था। हम आपके लिए लेबर खुद अवेलेबल करा देते। पर आप इन लोगों को यहाँ पर कैसे आने दे सकते हैं? ये गंदे बदबूदार, छोटे लोग हैं। इनके आने से तो यहाँ पर और बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। कार्तिक ने उसकी इस बात पर उसको कुछ ऐसा कहा कि उस मेंटेनेंस मैनेजर के तो होश ही उड़ गए। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।